डाइनिंग रूम से बाहर तक सुनाई देते कहकहों से पता चलता था कि वो तीनों अपनी पसंद का कोई कारनामा कर चुके हैं, और किचन के दरवाजे से दाखिल होते ही इनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। किचन इस तरह फैला हुआ था जैसे दो ताकतवर फौजों के बीच घुमसान का रन पड़ा हो। फर्श पर पड़े अजीब से आमेजे से बचते हुए इनकी नज़र बहादुर पर पड़ी। वो दोनों पीर उठाकर स्टूल पर रखे बैठा, दोनों हाथों से अपना खिचड़ी बालों वाला सर पकड़कर बंद आंखों से आगे पीछे झूलता हुआ जैसे अपने अंदर उठते उबाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। इस पर से नज़र हटाकर उन्होंने किचन टेबल के गिर्द खड़े अपने सपूतों को देखा, जो सामने रखी प्लेट में कोयले जैसी चीज को देखकर बुरी तरह हंस रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने, और ये क्या चीज है? ना चाहते हुए भी वो झिड़क कर बोले, साथ ही प्लेट में रखे अजूबे के बारे में सवाल किया। केक हजीर ने बड़ी सादगी के साथ एक लफ्जी जवाब दिया, जबकि बाकी दोनों सूरत हाल की नज़ाकत को देखकर खामोश रहे। ये केक है, वो हैरान हुई। किसने बनाया है? आप ही ने, वो फौरन बोला। तानिया ने खींचकर हाथ इसकी गुद्दी पर मारा। इस वार्निंग के साथ ही इसने बयान बदल दिया। नहीं, उमैर ने। मैंने कब बनाया? उसने आंखें दिखाएं। तुम लोग कभी चुप भी कर जाया करो। और तुम? वो तानिया की तरफ मुड़े। हद करती हो तानिया, बड़ी हो। बजाय इसके के भाइयों को टोको, तुम भी इनके साथ मिल गई। हम तो बस दादा जान के लिए बर्थडे केक बना रहे थे, उसने कमजोर सी आवाज में सफाई दी। उमैर ने इसके जुमले को उचक कर कहा। वो अलग बात है कि ओवन से कोयला बरामद हुआ है। और वो तीनों खी करके हंसने लगे। वो कुछ नर्म होकर बोले, केक में बैक कर देती हूं, मगर एक शर्त पर। क्या? तीनों हम आवाज है कर बोले। जितनी देर में मैं फ्रेश होकर आती हूं, तुम तीनों किचन साफ करोगे और बहादुर सिर्फ निगरानी करेगा। उठो बहादुर, और देखना इनमें से कोई भागने न पाए। वो जा चुकी तो बहादुर सीना चौड़ा करके स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चलिए उमैर साहिब, आप फर्श साफ करें। और तानिया बीबी, आप अजीर साहिब के साथ मिलकर बर्तन धोएं। इतना मारूंगी ना, याद रखोगे? तानिया ने धमकाने के अंदाज में हाथ उठाया तो बेचारा बहादुर वहीं दबक गया। उमैर ने डस्टर उठाया और जाकर बहादुर के हाथ में दे दिया। मरियम वापस आई तो बहादुर रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। उन्होंने तीनों को घूरा, जो खुद भी गोड़बड़ा गए थे। क्या कहा था मैंने? हम तो फर्श साफ कर रहे थे, बहादुर खुद ही। शट अप, उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहा और उन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। इनको काम करता देखकर बहादुर दांत निकाल रहा था और वो तीनों इसके दांत देखकर आंखें, मगर मम्मा की मौजूदगी की वजह से उसे कुछ कह नहीं सकी। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आ गई और इनकी अरेंजमेंट को छेड़े बगैर उन्हीं से सारा फर्नीचर इसकी जगह पर रखवाया। उठवाती वक्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिए थे, अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अक्ल ठिकाने आ गई। हाय मामा, बाजू दुख रहे हैं। जितना चाहे शोर मचुल्लू, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें भी पता था मामा पे असर नहीं होगा, तो कराहीना छोड़कर कैरम लेकर बैठ गए और मरियम को भी मिल लिया। 9 बज गए हैं मामा, मैं दादा जान को बिलाकर लाती हूँ, केक काट लेते हैं। अपने पापा को तो आ जाने दो, इनके टूकने पर वो तल्ख लहजे में बोले। 29 नवंबर के दिन पापा की वापसी 2-2:30 बजे से पहले नहीं होती, मगर बाबा जान तो हर बार इनका पूछते हैं। वो रसान से कहकर चुप हो गए। ठीक है, केक नहीं काटेंगे, पर खाना तो खा सकते हैं। वो अजहर फारूकी को बुलाने चली गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कोई आवाज नहीं उभरी तो तानिया ने दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर जरा सा घुमाया और दरवाजा बेआवाज खिलता चला गया। कमरे की हल्की जर्द रोशनी में तानिया ने अंदर झांका तो निगाह सीधी कदीम तर्ज के बने गैस से जलने वाले इतेशदान पर लगी तस्वीर पर पड़ी, और हमेशा की तरह आज भी तानिया को वो तस्वीर सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी इतेशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद इन्हों के साथ नीम दराज थे। रेड डायरी बंद उनके सीने पर रखी थी और एक हाथ इस डायरी पर था, दूसरा हाथ बेजान से
अंदाज में इनकी सुनहरी फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में पड़ा था। इत्तेशदान रोशन था और कमरे में पहली ज़ेरद रोशनी इसी से निकल रही थी जिसने माहौल को पर असरार बना दिया था। तानिया ने आहसतेगी से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों चलती उनके सामने कारपेट पर बैठ गई। उन्हें आवाज़ देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सुना रहे हूँ। नेर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उनके गठने पर रख दिया। अजहर फारूकी बहुत जोर से चौंके। यह अंदाज़न तो किसी की पहचान था। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दे मगर उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था मगर उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थीं। उनके कान इस आवाज़ को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से उनके दिल में थी। तानिया के एक गैर आराद अमल ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फारूकी ने उसकी गुनगुनाती आवाज़ भी सुनी थी और उसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए स्पिल का इंतज़ार करते रहे जब वो इनकी सारी थकन समेट लेती और फिर उसने बहुत आहिस्ता से उनके गटने पर हाथ रख दिया। अजहर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस इस आसमान की पी को देखा जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरी माइल घने बाल रात और चंद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्करा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़े। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाबा को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था, बस ईद भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ में ही काटेंगे। बोलते हुए वो ज़रा सा तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं। तो फिर उसे आ जाने दो। माचिस जलाते हुए इसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतज़ार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कह के वो उठे और खिड़की के साथ रखी स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर उसके वर्क पलटते लगे और वो चापसी हो गई। फिर उसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स इसकी इन्हों में चमकने लगा तो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही तपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर इसके चेहरे से छलकती तकलीफ जिसे आज वो अपने दिल में महसूस कर रहे थे, इस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि हान की तेज आवाज़ सुनाई दी। ईद भाई आ गए कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागती हुए लाउनीज से गुजरकर वो टनस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक इसी वक्त नूरुल हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए और इससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने इसे भी संभाल लिया। अरे भाई आराम से, गिर जाओगी, उसे खुद से अलग करते हुए वो बोले। बाय दी वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़ कर ग्रेस जाने की क्या ज़रूरत है? वो लाउनिज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो पीछे से बोली, ईद भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। जी नहीं, पास आकर इनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं? तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है? वो घबरा कर बोले, हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे। फिर भी उनके लहजे में उकताहट के बजाय वही नरमी थी जो इस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं, वो चौंक कर बोले। उसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सुएर पर हाथ मारकर बोले। अपने इसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करा सकती थी? एक्सक्यूज मी, वो बुरा मानकर कहने लगी। अब तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद कराना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले।
ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चुल्लू ने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार, कब से आपका इंतजार है, बाबा जान उन्हें देखते ही बोले। हैप्पी बर्थडे, नूरुल हुदा उनसे बगलगीर हुए। सॉरी बाबा जान, इस बार भी भूल गया, उनसे अलग होते इसे कुन अखियों से देखकर वो इसे चिढ़ाने के लिए बोले। उसने मुंह फैलाकर रुख फेर लिया। चली बैठें। उन्हें सोफे पर बैठती हुए इनकी नज़र केक पर पड़ी तो पलटकर केक की प्लेट और माचिस उठाकर सोफे पर आ बैठे। प्लेट टेबल पर रखकर कैंडल जलाई और केक काटने की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। नेर उसे देखकर बोले, वहां क्यों खड़ी हो, उधर आओ। और वो आकर बाबा जान के दूसरी तरफ बैठ गई। दादा जान, केक काट ले। क्या? बाबा जान बच्चे केक काटने को कह रहे हैं। अब कि जरा ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजिर सी उनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ थी और उमैर और अजीज सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरुल हुदा नहीं आया? नहीं, और अब तो 12 बजने वाले हैं। दादा जान, केक काट लीजिए। हाँ, और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता अंदाज में उनके लब से अदा हुआ था। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। इतवार का दिन था। फायजा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फारिग ही हुई थी। उसे मुलाजमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फौरन ही ड्राइंग रूम में चली आई। मुझे शायान के घर ले चुलू। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने की थी वो यही थी। वो गड़बड़ा गई। नेर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी, नेर बात करते हैं। फायजा, मुझे शायान से मिलना है अभी और इसी वक्त। फायजा ने गहरा सांस खींचते हुए इसे अपने साथ बैठा लिया। इसे टेनिस होते देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शायान कराची में नहीं है, वो नेर बोली। इसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभालने सखर जा चुका है। तानिया के लिए इत्तला इस कदर गैर मुतवक्के थी, वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद इसने बेयकीनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर चला गया। नेर उसने शाकी नज़रों से फायजा को देखा। और तुमने भी मुझे अनजान रखा। मुझे ऐसा करना पड़ा, वो जल्दी से सफाई देते हुए बोली। जवाद की एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन इसकी पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ गए थे, मगर शायान ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें ना बताऊं। नेर, जब मैंने इसे कहा कि तुम इससे बात करना चाहती हो तो उसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। मगर मुझे वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। वो चाप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता, मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना करे। तुमने इससे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया अब भी हैरान थी। फायजा से इसकी तरफ देखा ही नहीं गया। सर झुकाकर बोले, पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में अनबन हो गई होगी। हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ, तानिया ने फौरन तरदीद की। इम्पॉसिबल, फायजा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात हुई होगी, बिना किसी बात के वो ताल्लुक क्यों खत्म करेगा? उसने तुमसे कुछ तो कहा होगा। यकीन करो फायजा, कोई बात हुई ही नहीं। वो परेशान सी होकर चाप हो गई। नेर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या? फायजा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं, तानिया ने यह बात छुपा ली कि इसके ख्याल में शायान इस दिन इसे परपस करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहां आ गए। नेर, वो कोई बात किए बगैर अचानक ही चला गया। वो रुकी। नेर तल्ख सी हंसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही बगैर कुछ कहे चला जाता है। मुलाजमा इसी वक्त चाय की ट्राली के साथ अंदर आई तो दोनों चाप हो गई। इसके जाने के बाद फायजा ने चाय का कप तानिया को देते हुए कहा, पर तानिया, तुम शायान की तरफ से पहल का इंतजार क्यों करती रही? खुद से क्यों न कह दिया? वो कप पकड़ती बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तुम तो उससे मोहब्बत करती हो ना, क्या ये काफी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पे रखा और खड़ी हो गई। मैं अब चलूं नगी। फायजा ने रोकना चाहा लेकिन वो रुकी ही नहीं।
फ़ायज़ा इसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया कार का दरवाज़ा खोलने के लिए की होल में चाबी डाल रही थी जब इसने फ़ायज़ा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया, अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतज़ार को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस सिरात पे खड़ी रहोगी? तकलीफ में रहोगी या तो हिट जाओ या गुजर जाओ। ठहरना मत, ठहरने वाले का पूर जख्म बन जाता है। वो कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते शायान, मगर आगही के बाद तुम्हें जुदाई बख्शने का कोई हक नहीं था, फ़ायज़ा ने सोचा। एक हाथ में फाइल्स और दूसरे में दुपट्टा पकड़े इसकी आमद काफ़ी अफरा तफरी में हुई थी। नूरुल हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से आने वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूँ। मरियम उनकी तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करना नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर तानिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल्स और दुपट्टा साथ वाली चेयर पर रखकर हाथ में पकड़ा कर लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए वो बुरा मान कर बोली, वैसे पापा एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी अगले दिन मैं रिजाइन कर दूंगी। धमकी दे रही हो? वो आंखें निकल कर बोले। अब भी तो दे रहे हैं, आराम से कहकर उसने स्लाइस उठा लिया। अच्छा आराम से खाओ, इसे जल्दी जल्दी स्लाइस मुंह में डालते देखकर मरियम ने टोका। नूरुल हुदा ने अखबार पलटकर साइड में रख दिया। उन्हें अखबार रखते देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए गिलास में जूस निकलकर उन्हें थामा। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना इनका मामूल था। नेर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया, तानिया नाश्ता निपटा चुकी थी। उसने नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चली, तुम बाद में चली जाना, उनसे पहले मरियम बोल पड़ी। नेरस पर से निगाह हटाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। अच्छा सुनो, उन्हें उठता देखकर वो बोले, ऑफिस जाने से पहले बाबा जान से मिलकर जाना। वो रात इनकी तबीयत काफी खराब थी। इनका मूड एकदम से बिगड़ गया और अखई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या अब जानती हैं इन दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फौरन लाइल्मी का इजहार किया। मैंने उन दोनों को हमेशा ऐसा ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के इब्तिदाई सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफा नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे, तुम्हारा वहम है, वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज्यादा कुरेदा नहीं, और अब तो मुझे भी ये अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा का इनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी भी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं और उनकी इस हैसियत में कभी फर्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराजगी की कोई वजह भी तो नजर नहीं आती। नेरस को प्यार करते हुए बोले, इन बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी? हाँ, आओ हमारे रूम में चल कर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल्स उठाकर उनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफ केस उठाकर दो सटरियां उतरते हुए वो लाउंज में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। बाबा जान की खराब तबीयत का सुनकर वो परेशान हो गए थे। तफक्कुर उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पिल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उनके कमरे के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर भींच लिया। अचानक ही उनके चेहरे से बेबसी झलकने लगी थी। फिर वो मुड़े और तेज कदमों से बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम उसे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चाप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरफ ही सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। तानिया ने कभी भी उन्हें बहुत ज्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा। इस वक्त भी उनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के खम से कुछ ऊपर ही खत्म एवर ही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे, मगर अब 48 बरस की उम्र में उन्हें पाबंदी से डाई कराना पड़ता था। सोचते सोचते अब इसकी ज़हनी रूह नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। इसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को इनकी पर्सनैलिटी को सराहती सुना था।
कंपटियों से उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने कलर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासिर कुन शख्सियत के मुख थे। इन दोनों को साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती, फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फौरन ही दिबाती हुए इसने मरियम से कहा, मामा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है, वो बोलकर फिर रुकी, कुछ सोचा, फिर आखिर उसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? जैसा है वैसा ही लगता है, उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोले। मुझे क्या मालूम, उसने पहलूतही की। मालूम क्यों नहीं है? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही खत्म हो गई थी, जब वो पढ़ने के लिए अब्रोड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल का वेंडन है, और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो सिर्फ तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो इसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है। खुद वो हैरान हुई। मुझसे तो आरुसे ने ही बात की है, मगर जाहिर है बेटे की मर्जी से ही की होगी। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है, सोच समझ कर जवाब देना। मामा, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सरीस होगी। मामा प्लीज इस जिक्र को अभी रहने दें, उसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल इससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोले, और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुककर उसकी फक शक्ल देखकर बोले, मैंने पहले भी तुमसे कहा है और अब भी कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो, मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई एतराज नहीं होगा। इसकी इन्हों में एकदम ही शायान का चेहरा उभर आया तो उसने सख्ती से पलकें बंद की, नेर खोल कर उन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा मैं कहूंगी कि तुम्हारे लिए इंसर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तानिया, ये वक्त जो इस पिल तुम्हारे हाथ में है बहुत खूबसूरत है, इसे ना गनवाओ। मैं जाऊं? इसने हल्के से पूछा। हाँ जाओ, उन्होंने इजाजत दी। इनके पास से उठकर वो दादा जान के पास आ गई। तुम गई नहीं? वो खिलाफ मामूल इस वक्त उसे घर में देखकर हैरान हुए। बस जा ही रही हूँ, नेर बेड पर उनके बराबर बैठते बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देखकर ठीक हो गई है? वो कसदन मुस्कुराई। अजहर फारूकी कुछ झिझकी नेर पूछा। नूरुल हुदा अभी घर पर है? नहीं, वो ऑफिस जा चुके हैं, आहिस्ता से कहकर उसने इनका हाथ चूम कर कहा, आई लो यू दादा जान। वो जानती थी कि ये अल्फाज इनकी तकलीफ का नाम बेदिल नहीं हो सकती। पनेर भी वो मुस्कराए तो उसे हौसला हुआ। पनेर उन्हें अल्लाह हाफिज कहकर वो बाहर पोर्च में आ गई। अपनी कार रिवर्स कर रही थी कि डॉक्टर सिराज बैक मिरर में गेट से अंदर आते दिखाई दिए। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही सुएर निकल कर बोली, डॉक्टर साहब आप इस वक्त वैसे ठीक वक्त पर आए हैं, आज दादा जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोले, हर मंगल को मुझे कर्नल साहिब के चेकअप के लिए आना ही होता है, और आज भी मैं शाम को आने ही वाला था, पर फारूकी साहिब का फोन आया कि कर्नल साहिब की तबीयत नासाज है, तो मैं सुबह उगा। आपको पापा ने फोन किया है? वो खुशगवार हैरत से बोली। हाँ। अच्छा, वो हंसी। ये बात दादा जान को जरूर बताइएगा। बता दूंगा, वो नासमझी से बोले और तानिया उन्हें हैरान छोड़कर चली गई। जारी है। दूसरी किस्त यहीं खत्म होती है। अगली किस्त बहुत जल्द आपके साथ होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।